सो हेलो एंड वेलकम बैक टू बीइंग इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल। जैसा आप सब लोगों को पता है कि हमारा 10+2 लेक्चर इकोनॉमी का जो सीरीज है, इकोनॉमिक्स की जो सीरीज है वो कंटिन्यू है। एक प्लेलिस्ट हमारी इसके पैरेलल में जो है वो चल रही है, जो कि है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के 4 लेक्चर हो चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक उस प्लेलिस्ट को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन इन द सेंस अभी तक उस पे जाके उसे नहीं देखा, उसे देखें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल पे विजिट करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिख जाएगा, नहीं तो इस वीडियो में एंड में कहीं भी आपको लिंक दिखेगा। अदरवाइज आप चैनल को डायरेक्टली ओपन करें और प्लेलिस्ट में जाएं। हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट जो है वो वहां पे कंटिन्यू है। 4 लेक्चर्स जो हैं उसके वो हो चुके हैं और फर्दर जो है वो कंटिन्यू हम उसके लेक्चर जो हैं वो किए हुए हैं। ठीक है, एज यू नो कि वो जो है हमारी वो कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो है स्टूडेंट्स को ये भी पता है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम जो है डेली पोल्स या कन्वर्सेशन में जो हम डिसाइड करते हैं, वहां हमने डिसाइड किया था कि हम पैरेलल में मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज जो है वो कंटिन्यू करेंगे। सो जो आज का लेक्चर है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर जो है आपका वो होगा। ठीक है, लेक्चर बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और थोड़ा सा एडवांस की तरफ चलेंगे, सेम एज जो स्ट्रेटजी हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए यूज की, कि बेसिक से लेके हम एडवांस की तरफ अब जा रहे हैं। हमारे लेक्चर्स जो हैं वो थोड़ा टेक्निकल होते जा रहे हैं, सेम एज। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा आप सब लोगों को पता है कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप का, जो हमारा टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की चीज़ पूछनी हो, कोई पीडीएफ चाहिए हो, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आज का लेक्चर 10+2 लेक्चर इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, बेसिकली थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मैंने लिखा है कीन्स वर्सेस क्लासिकल, क्लासिकल थॉट्स वर्सेस कीन्स। बेसिकली मैं अभी जब लेक्चर में आपको समझाऊंगा तो हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो जो शुरू ही हुई है इसी एक पॉइंट से, कि क्या क्लासिकल्स के व्यूज थे और क्या कीन्स के व्यूज थे। ये क्लासिकल्स कौन थे, कीन्स क्या थे, इनकी क्या आइडियोलॉजीज थी, हम अभी आपको बताएंगे। और पहला टॉपिक हमारा रहेगा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। अगर इस लेक्चर में कवर होगा ठीक, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे। और कुछ चीजें जो हैं इसमें हमने वो कवर की हैं इस लेक्चर में, जो कि अभी आपको अपकमिंग स्लाइड्स पे दिख जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है, वैसे ही ठीक उसी तरह से जिस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमने सिलेबस लिया था, उसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये वाला जो सिलेबस है, ये आपका 10+2 का जो पुराना लेक्चर है, ठीक है, जो पुराना सिलेबस है लेक्चर का, वो है आपके सामने। और यहाँ पे जो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस दिखाई दे रहा है, ये है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस। हाल ही में जो एग्जाम हुआ, जो एग्जाम मैंने भी दिया, जिसके पर्सनल एक्सपीरियंस पे मैं आप लोगों को यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं आपको बताऊंगा, इसमें ऐड करूंगा एट द एंड में, आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। मेरे पास में क्वेश्चंस की जो है वो बनी होगी, वो मैं आपको बताऊंगा। और कि ये मैं पढ़ा रहा हूँ जो मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक्चुअल में इसमें से क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह के पूछे गए, ये भी मैं लेक्चर के एंड में आपको बताऊंगा। तो आपके सामने 2 सिलेबस हैं। इसके अलावा मैं एक और सिलेबस भी इसमें ऐड करना चाहता था, आपका यूजीसी नेट का या सेट का सिलेबस जो है, बट जब मैंने ऑब्जर्व किया कि टॉपिक्स जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। लाइकवाइज यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे जैसे कंजम्पशन फंक्शन या कंजम्पशन की थ्योरीज, तो यहाँ भी आपको कंजम्पशन की थ्योरीज जो है वो दिख जाएंगी। ये देखिए, कंजम्पशन फंक्शन, रिलेटिव एंड परमानेंट, ये जितनी भी हैं एक एक थ्योरीज को हम जो है वो कवर करेंगे लेक्चर्स में, अच्छे से कवर करेंगे। इसके अलावा बिजनेस साइकिल्स की थ्योरीज है। यहाँ पे देखिए ट्रेड साइकिल, इसी को हम बिजनेस साइकिल बोलते हैं। ठीक है, बिजनेस साइकिल्स की जो थ्योरीज है वो आपको दोनों सिलेबस में मिलेंगी। तो कुछ ऐसी चीजें जो कॉमन है या कॉमन नहीं भी है, या इन सब चीजों को आप साइड पे रखें। आप एक मेरी बात जो है वो ध्यान से सुन लें कि जितना भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये वाले टॉपिक्स तो हम करेंगे ही करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी हैं वो सारे जो है हम कवर करेंगे, किसमें, इस पर्टिकुलर सीरीज में, इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में। ठीक है, वो सारी कवर करने के बाद जो है हम इसमें और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो सब हम जो है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने हमने डिस्कस किया कि क्या सिलेबस जो है हमारा वो रहेगा, क्योंकि आपको पता है अभी तक आपका ऑफिशियल सिलेबस जो है वो आउट नहीं हुआ। लेकिन जब भी आपका सिलेबस आउट होगा,
जो भी टॉपिक्स आपको मिलेंगे वो या तो इस सिलेबस के होंगे या इस सिलेबस के होंगे या इन दोनों को मिला के सिलेबस। अगर कोई टॉपिक नहीं भी होगा तो जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में मैंने बोला, ठीक उसी तरह हम इसमें भी ऐड ऑन उसको कर लेंगे टॉपिक को, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट लेक्चर है हमारा, बाकी मैंने बता दिया पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करेंगे, वहां पे आपको मिल जाएंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर जो है वो शुरू ही इस चीज से होता है कि कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का एमरजेंस हुई, कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का ओरिजिन हुआ, कैसे ये इवॉल्व हुई। तो सबसे पहले इस चीज को समझे कि हमने इससे पहले पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, यही पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब तक माइक्रो इकोनॉमिक्स थी हमें डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं आपको बताऊं 1776 से, ठीक है, 1776 मतलब एक बुक आती है एडम स्मिथ, ठीक है, एडम स्मिथ की एक बुक आती है जिसमें फर्स्ट टाइम जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स को एज अ डिसिप्लिन देखा गया, ठीक है। और एक टाइम पीरियड में यहाँ पे और लिखूंगा 1929, ठीक है। 1929 और 1776 के बीच का जो पीरियड है, इससे पहले इकोनॉमिक्स एक ही तरह की हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट तब नहीं था, बट उस तरह से नहीं देखा जाता था जिस तरह से 1929 के बाद देखा जाने लगा। क्यों, क्या इसके रीजंस थे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। अभी तक सिर्फ आप इतना समझे, इससे पहले के जो पीरियड्स में इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स सब एक ही तरह की थी। इनके प्रिंसिपल्स, इनके फैक्चुअल या इनकी जो बेसिक्स थे वो अलग अलग नहीं थे। इतनी चीज आपको समझ आती है। अब देखेंगे आगे, ठीक है। इतनी चीज समझने के बाद यहाँ पे देखें, मैं इसको इरेज कर दूं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। सेपरेट ब्रांच इकोनॉमिक्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स कब बनी? एमर्ज्ड आफ्टर द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जे एम कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है, मैं एक नाम लिख रहा हूं यहाँ पे, जे एम कीन्स, ठीक है, जे एम कीन्स यानी जॉन मेनार्ड कीन्स पब्लिश पब्लिश्ड हिज सेलिब्रेटेड बुक। यहाँ पे एक टर्म पे आप फोकस करेंगे, सेलिब्रेटेड मतलब जिस बुक को बहुत माना गया, ठीक है, जिस बुक को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई, ठीक है। बुक दी जो जिसका नाम था द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। पब्लिश कब हुई? 1936 में, ठीक है। द डोमिनेंट थिंकिंग इन इकोनॉमिक्स बिफोर कीन्स, ठीक है, फोकस करेंगे वर्ड्स पे। लिखा है बिफोर कीन्स, कीन्स से पहले। कीन्स कौन? एक इकोनॉमिस्ट, जे एम कीन्स, ठीक है, जिन्होंने अपनी बुक लिखी 1936 में। उससे पहले क्या थिंकिंग थी, क्या इकोनॉमिक थिंकिंग थी? ये थिंकिंग थी क्या? वाज दैट ऑल द लेबरर हु आर रेडी टू वर्क विल फाइंड एम्प्लॉयमेंट। यानी आप एक लेबरर हैं, ठीक है, आप एक लेबरर हैं, आपको काम चाहिए, आपको काम मिलेगा, ठीक है, आपको काम मिलेगा, जिस जिसको काम चाहिए उस उसको काम मिलेगा, जिसका मतलब है फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं जा रहा। सेकंड चीज देखें, ऑल फैक्ट्रीज विल बी वर्किंग एट फुल कैपेसिटी, यानी हर एक इंडस्ट्री में, हर एक फैक्ट्री में जितने भी मशीन्स हैं वो फुल्ली वर्क कर रही हैं, जितने भी लेबर हैं वो फुल्ली वर्क कर रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस अच्छे से चल रहा है। दिस स्कूल ऑफ थॉट इज नोन एज क्लासिकल ट्रेडिशन। दो स्कूल ऑफ थॉट अब हमारे सामने आगे, एक है क्लासिकल, यहाँ पे मैंने स्लाइड ऑलरेडी जो है वो ऐड की हुई है, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये क्लासिकल्स और कीन्स की, ठीक है। अभी आप सिर्फ इसका ब्रीफ समझें, ठीक है, इसका ब्रीफ समझें मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास दो स्कूल ऑफ थॉट जो है वो आ गए हैं। हम पढ़ रहे हैं इमरजेंस ऑफ यानी ओरिजिन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे हुआ, अंडरस्टूड। अब हमारे पास एक है क्लासिकल और दूसरा है दूसरा है हमारे पास, एक मिनट, दूसरा है हमारे पास इस पेन का, एक मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ पे एक है हमारे पास कीन्स, एक है हमारे पास क्लासिकल्स और दूसरा है हमारे पास कीन्स, ठीक है। अब हमारे पास दो स्कूल ऑफ थॉट बन गए। जितने भी क्लासिकल्स थे, एक चीज अपने माइंड में रखें, जितने भी क्लासिकल्स थे ये सब या तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले थे, ठीक है,
माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले थे, या इकोनॉमिक्स एज अ जर्नल वाले थे, या इकोनॉमिक्स एज अ जर्नल वाले। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का इनको कंसेप्ट नहीं था या उसके लिए ये कुछ एडवोकेट नहीं करते थे, करते थे, बट जिस तरह से कीन्स ने किया उस तरह से नहीं करते थे। और कीन्स जो कि सिर्फ एडवोकेट करते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स को, ये पूरी तरह से क्लासिकल्स को, ठीक है, पूरी तरह से क्लासिकल्स को क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है। कीन्स ने फर्स्ट टाइम जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की कहां पे, अपनी इस बुक में जिसका नाम था द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है इससे पूछा जाता है कि ये बुक जो है इसके ऑथर कौन है, ठीक है, जेएम कीन्स हैं, एडम स्मिथ हैं, जेएस मिल हैं, या कोई और तरह के इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। तो ये आपको चीज याद रखनी है, पहली चीज, ठीक है। अब यहाँ पे जब इन्होंने अपनी बुक में फर्स्ट टाइम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की, इसी वजह से हम इन्हें फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसी वजह से हम इन्हें फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। ये फर्स्ट स्लाइड हमने जो डिस्कशन की। नाउ अब आपके सामने है जेएम कीन्स, यानी जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है। इनके बारे में थोड़ी सी चीजें लिखी हैं जो आपको जानना वैसे जरूरी भी है, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या? हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी अलग से प्लेलिस्ट जो है वो आपको बताऊंगा, क्योंकि जो हिस्ट्री है इकोनॉमिक थॉट्स की वो काफी लंबी है, ठीक है। क्लासिकल से पहले भी मर्चेंट्स होते थे, मर्चेंटिज्म जिसे बोलते थे, उसके बाद कीन्स आया, उसके बाद नियो क्लासिकल आया, नियो मॉन्टेरिस्ट आए, ठीक है। इस तरह से जो है हमारे पास में हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स है, ठीक है। ये एक अलग से सब्जेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा पता होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट जो है वो भी आप लोगों के लिए प्रिपेयर करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जॉन मेनार्ड कीन्स एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, जो 1883 में बोर्न हुए, ठीक है। इनकी जो एजुकेशन है वो किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से हुई, यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है। और लेटर ये अपॉइंटेड किए गए डीन, या जो भी था इनका पर्सनल लाइफ का जो भी इनका रहा, या आप इनकी जो भी क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल लाइफ रही, वो यहाँ पे पूरी आपको लिखी हुई दिखेगी, पीपीटी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। इनकी एक बुक और थी जिसका नाम था द इकोनॉमिक्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पीस, 1999 में आई। लेकिन इनकी इंपॉर्टेंट बुक जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में आई, इज regarded as the one of the most influential economics books of the 20th century. He was also shared foreign currency speculators, ठीक है। अब इसी बुक में इन्होंने बहुत सारी चीजें बोली जो आपके सामने लिखी हैं, और इस बुक को जो है एक इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक्स बुक जो है वो माना गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके सामने जॉन मेनार्ड कीन्स, जिन्हें की फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी हम किसी किसी जगह पे आप देखेंगे कि मेंशन इन्हें किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे आखिर कैसे जो है जेएम कीन्स ने एक अपनी बुक लिखी, और क्यों और किन चीजों की वजह से जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत जो है वो पड़ी। तो सबसे पहले है यहाँ पे दी ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। एक ग्रेट डिप्रेशन जो है 1929 का आखिरकार इसमें हुआ क्या, और जिसकी वजह से क्यों जेएम कीन्स ने क्लासिकल्स को क्रिटिसाइज करके अपनी एक थ्योरी और अपनी एक बुक जो है वो पब्लिश की, जिसमें उन्होंने अलग पॉलिसीज की जो है वो बात की, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि जो ग्रेट डिप्रेशन है ये आपको बेसिकली देखने को मिला आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लेवल्स में कंट्रीज लाइक यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में, जिसकी वजह से हुज फॉल जो है आपको देखने को मिला किसमें, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट में, ठीक है। जिसकी वजह से अदर कंट्रीज थी जो वर्ल्ड की, वो भी अफेक्ट होती हैं, ठीक है। डिमांड जो होती है गुड्स की मार्केट में वो काफी लो हो जाती है। अब हम डिमांड पढ़ के आए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब उस डिमांड को, इंडिविजुअल डिमांड को आप क्या करें, एग्रीगेट कर दें। अभी हम थोड़ी देर के बाद इसी आगे स्लाइड में हम देखेंगे ये यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे देखो एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा, डिमांड, कौन सी डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड। जब बहुत सारी इंडिविजुअल डिमांड्स को हम सम करेंगे तो हम कहां पे पहुंचेंगे, एग्रीगेट डिमांड पे, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी वेरिएबल है।
इस पे अभी मैं आऊंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा। उससे पहले यहाँ पे आप जो है ग्रेट डिप्रेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। ग्रेट डिप्रेशन होने की वजह से पूरी दुनिया में इसका फर्क पड़ा। हुआ क्या, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट जो है वो काफी ज्यादा जो है वो ह्यूज अमाउंट से जो है वो फॉल होने लगा। ठीक है, आउटपुट भी कम होने लगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम होने लगा काफी बड़े अमाउंट से, जिससे कि अदर कंट्रीज भी इफेक्ट हुई। और सबसे बड़ी बात कि डिमांड जो है गुड्स की, चीजों की डिमांड जो है मार्केट में वो कम होने लग गई। मैनी फैक्ट्रीज वर लेइंग आइडल, मतलब बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है वो वेस्ट होने लगी। वेस्ट इन द सेंस कि वो फालतू में बंद होने लगी, शट होने लगी, वो फ्री में पड़ी हुई दिखाई दे रही थी उस टाइम पे। वर्कर्स वर थ्रोन आउट ऑफ जॉब्स, वर्कर्स जो है वो नौकरी से या अपनी जॉब से जो है वो निकाले जा रहे थे। इन यूएसए, यूएसए की अगर बात करें, मेनली जो है इस डिप्रेशन ने यूएसए को इफेक्ट किया। फ्रॉम 1929 से 1933, यानी विद इन 4 ईयर ऑफ पीरियड, अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोज फ्रॉम 3% टू 25%। ठीक है, 3% से कितना, 25% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो देखने को आपको मिला। कहाँ पे, यूएसए में। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ चीजें जो है यहाँ पे जो कि आपको दिख जाएंगी जब आप पीडीएफ लेंगे, उसमें आपको मिलेंगी। बस इन्हीं चीजों के चलते अब यहाँ पे आप एक और चीज देखेंगे, इसकी समरी यहाँ पे भी आपको मिलेगी। यहाँ पे देखें, द डिप्रेशन ऑफ 30s lead huge in unemployment in the developed countries of the world like North America and Europe. इन यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट जो है 3% से 25% हुआ, अभी हमने देखा इस पीरियड में। और सबसे बड़ी बात, फॉल इन अनएम्प्लॉयमेंट एक्यूमुलेटेड विद द फॉल इन जीडीपी। जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट सॉरी एम्प्लॉयमेंट फॉल कर रहा था, साथ ही साथ जीडीपी भी फॉल करती जा रही थी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी फॉल करते जा रहा था। कट इन प्लांट आउटपुट इंप्लाइज फर्दर फॉल इन एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी इन द इकोनॉमी। दस द डिप्रेशन ऑफ 30s in western economies were drive into the vicious circle of low demand and low GDP। अब क्या था, डिमांड भी लो थी और जीडीपी भी लो होती गई। यानी आप इस ऐसे मान के चलें कि जब डिमांड, ठीक है, किसी इकोनॉमी की डिमांड कम होती है तो उसकी ओवरऑल जीडीपी जो है वो कम होने लगती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अब यहां पे आप 1 मिनट के लिए ध्यान देंगे। आप जीडीपी जो होती है किसी भी कंट्री की, वो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम से जो है वो बनी होती है। यानी इसे हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो कंज्यूमर से, इन्वेस्टमेंट से और गवर्नमेंट से मिलके बनती है। तो जब एग्रीगेट डिमांड ही फॉल करने लग जाती है तो ओवरऑल जीडीपी जो है वो फॉल करने लग जाएगी। बेसिकली ये मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स हैं जो मैं भी आपको आगे पढ़ाऊंगा। भी अभी आप सिर्फ ग्रेट डिप्रेशन का जो कंसेप्ट है उसे समझें। ठीक है, तो क्या हुआ, डिमांड लो होने की वजह से जीडीपी जो है वो भी लो होने लग गई। ठीक है, डिमांड होने की वजह से जीडीपी जो है वो भी लो होने लग गई। ठीक है, जीडीपी भी लो होने लगी। दिस सर्कल ऑपरेट्स एज अंडर, जैसे एग्रीगेट डिमांड लो हुई, लो होने लग गया प्लांट आउटपुट, और इसी के साथ साथ लो होने लग गया लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट लेवल भी लो होने लग गया। जब जीडीपी लो होगी, लो एग्रीगेट डिमांड होगी, इससे एक टर्म जो है वो दी गई किसके थ्रू, कीन्स के थ्रू, जिसे हमने बोला गया लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। ठीक है, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, इसे ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, आपकी जीडीपी जो है, ठीक है, क्या सॉरी, सबसे पहले क्या होगा, आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, एडी जो है वो कम होगी, जिसकी वजह से आपकी जीडीपी जो है वो लो होने लग जाएगी। जब जीडीपी लो होगी तो आपका इंप्लॉयमेंट लेवल भी लो होने लग जाएगा। जब इंप्लॉयमेंट लेवल लो होगा तो इस टर्म को हमने क्या बोला, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। ठीक है, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। अब इस लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप को जो है किस तरह से क्या किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए। आइडेंटिफाई तो जनरली था ही, ये आइडेंटिफाई तो था ही कि हर चीज जो है वो लोवेस्ट पॉइंट की तरफ जा रही है, बट इसे कैसे ब्रेक किया जाए। ठीक है, इस लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप को, जो कि एक सर्कल बन चुका था, ठीक है, जैसे डिमांड लो, फिर उसके बाद में जीडीपी लो, फिर अगेन इनकम्स लो। ठीक है, ये जो एक सर्कल बना हुआ था, इसे कैसे ब्रेक किया जाए, इस चीज को ब्रेक करने में जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो फेल हुए टू फाइंड द आंसर टू दिस लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। ठीक है, तब उस टाइम पे प्रोफेसर कीन्स जो हैं वाज द pioneer to field the modern microeconomics. He invented several
macroeconomics variable like aggregate demand, aggregate supply, and formulated a macroeconomic model to break vicious circle of what low level equilibrium trap, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा. He diagnosis lack of aggregate demand as the root cause of the problem and suggested large scale expenditure by the government as a remedy. अब मैं आपको यहां पे समझाता हूं कि उन्होंने बेसिकली जेएम कीन्स ने बेसिकली क्या सजेस्ट किया इस पर्टिकुलर केस में. ठीक है, अब उन्होंने अपनी एक टर्म दी एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडी, जो कि कॉम्बिनेशन होता है किसका, सी प्लस आई प्लस सी प्लस एक्स माइनस एम. ध्यान से देखेंगे, सी मतलब कंजम्पशन, सी मतलब कंजम्पशन, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, जी मतलब गवर्नमेंट. ठीक है, एक्स मतलब एक्सपोर्ट और एम मतलब इंपोर्ट. ठीक है, यानी एक देश की, एक नेशन की जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो इन चार कंपोनेंट से बनी हुई होती है. अब जब इनमें से कोई एक कंपोनेंट भी अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो आपकी एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगी, और जब एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगी तो किसी भी नेशन की जीडीपी जो है वो फॉल करेगी. तो कीन्स ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो जीडीपी फॉल कर रही है, यहां पे आपने जो देखा, ये जो डिमांड फॉल कर रही है, बेसिकली लो डिमांड लो जीडीपी, ये किसकी वजह से है, ये एग्रीगेट डिमांड की डेफिशिएंसी की वजह से है. और एग्रीगेट डिमांड में भी बेसिकली इन्वेस्टमेंट की वजह से, ये वाला जो आई आपको दिख रहा है इन्वेस्टमेंट वाला, इन्वेस्टमेंट की वजह से आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो फॉल कर रही है. और उन्होंने सुजेस्ट किया कि इस इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट को, ठीक है, फर्स्ट टाइम उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इंटरवीन. ठीक है, क्या करना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए, इंटरवेंशन करनी चाहिए किसमें, इस पूरे प्रोसेस में. और यहां पे उन्हें करना चाहिए एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो ये जो इन्वेस्टमेंट का एक पोर्शन होता है, जब हम इन्वेस्टमेंट वाले यहां पे देखेंगे आप, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी एक हमारा वेरिएबल है. जब मैं इन्वेस्टमेंट पढ़ाऊंगा, थ्योरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट पढ़ाऊंगा, तो इसमें आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट्स होते हैं. ठीक है, एक इंड्यूस्ड और एक ऑटोनोमस, ऑटोनोमस. ठीक है, ये क्या है मैं बाद में समझाऊंगा. बट कीन्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि ये ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज कर सके. 1929 के डिप्रेशन के बाद कीन्स की जो फर्स्ट टाइम सजेशन थी वो ये थी. बट अब यहां पे क्लासिकल्स की प्रॉब्लम ये थी कि क्लासिकल्स का मानना था कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो है वो इकोनॉमी में कम से कम होनी चाहिए. यहां पे जब आप देखेंगे कीन्स वर्सेस क्लासिकल, तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे कि दोनों के अंदर के क्या डिफरेंसेस थे. ठीक है, उससे पहले इतनी चीज आपको समझ आ गई, ग्रेट डिप्रेशन कैसे जो है, ग्रेट डिप्रेशन के बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स जो है वो सामने आए. सबसे पहली बार ये जेएम कीन्स ने जो है अपने लेक्चर्स में, सॉरी अपने बुक्स में जो है, इसे पहली बार, जिस बुक का नाम था थ्योरी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, उसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है इसका जिक्र जो है वो किया, और वहां से माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है वो एमर्ज हुआ. ठीक है, ओरिजिन हुआ. बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम क्या देखते हैं, क्या कवर करते हैं. ठीक है, आपके सामने लिखा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल आर दोस इकोनॉमिक वेरिएबल्स विच आर स्टडीड एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, जहां पे पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी किया जाए. दिस वेरिएबल्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, अब हमारे पास में, जिस तरह से आपको याद होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने स्कोप में आपको दिखाया था थ्योरी ऑफ प्राइस, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ मार्केट. उसी तरह से इसमें भी कुछ वेरिएबल्स हैं. ठीक है, जैसे कि सबसे पहला वेरिएबल है लेवल ऑफ इंप्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. ठीक है, लेवल ऑफ इंप्लॉयमेंट, यानी इंप्लॉयमेंट के बारे में आपको पढ़ना है. आपने देखा होगा कि थंबनेल पे भी मैंने लिखा था थ्योरी ऑफ इंप्लॉयमेंट, कि इंप्लॉयमेंट के बारे में कीन्स क्या कहते हैं और क्लासिकल्स क्या कहते हैं. ठीक है, मैं आपको ये सारी चीजें जो है इसमें पढ़ाऊंगा वन बाय वन. ठीक है, उसके बाद सबसे सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स में है नेशनल इनकम. ठीक है, नेशनल इनकम में क्या इसके मेजर्स हैं, नेशनल इनकम क्या है, क्या इसके कंपोनेंट्स हैं बेसिक. ठीक है, कंपोनेंट्स क्या है नेशनल इनकम के,
जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, आपने सबने ये सुना होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आएंगी नेशनल इनकम में। फिर आएगा एग्रीगेट डिमांड, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कशन की। उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई, उसके बाद कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, बेसिकली आप उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बेसिकली आप ये सारा देखेंगे तो ये सब कुछ आपको आपके सिलेबस में भी मिलेगा, ठीक है। अभी हमने इन्वेस्टमेंट की बात की, कंजम्पशन की बात की, देखिए यहाँ पे कंजम्पशन के रिलेटेड कंजम्पशन फंक्शन की थ्योरीज आपको मिलेंगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन के रिलेटेड आपको इन्वेस्टमेंट की थ्योरीज मिलेंगी। देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ये सब इन्वेस्टमेंट की थ्योरीज हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका स्कोप जो है, यानी बेसिकली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स हैं, वो इन सब पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो रखे हैं। अपकमिंग लेक्चर्स जितने भी होंगे, चाहे हम वो नेशनल इनकम से शुरू करेंगे या कंजम्पशन की थ्योरी से शुरू करेंगे, बट हमारा जितना भी स्टडी हो, जितना भी सब्जेक्ट मैटर होगा, वो इन्हीं सभी एलिमेंट्स के रिलेटेड होगा, इन सभी वेरिएबल्स के रिलेटेड होगा। बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको यही सब पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो अलग अलग। माइक यहाँ पे मैक्रो होगा, मैक्रो इकोनॉमिक यूजेस माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज कंज्यूमर्स डिमांड एंड प्रोड्यूसर्स सप्लाई। हमने पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कंज्यूमर, एक कंज्यूमर की डिमांड, एक प्रोड्यूसर की सप्लाई, ये सब पढ़ते हैं। वहीं पे macroeconomics on the other hand uses macroeconomical variable such as aggregate demand, यानी जब ये डिमांड एक पर्सन की, एक इंडिविजुअल की डिमांड, एक इंडिविजुअल की डिमांड, जब हम ग्रुप, एक पूरे ग्रुप की डिमांड को हम कलेक्टिवली सम करेंगे उसका, तो उसको क्या बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड। उसको क्या बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड। तो ये पूरा बन जाएगा एग्रीगेट डिमांड। तो जहां हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक कंज्यूमर की डिमांड की बात करते हैं, एक प्रोड्यूसर की सप्लाई की बात करते हैं, वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं। रेफर टू डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, एंड एग्रीगेट सप्लाई रेफर टू सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। वहीं पे माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री का। इट इज द एग्रीगेशन ऑफ ऑल द फर्म प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इक्विलिब्रियम of the economy as a whole. It is the aggregation of all economic units in the economy. जहां पे वो एक इंडस्ट्री की कर रहा है, ये जितनी भी है, जितना भी इंडस्ट्रीज हैं एक इकोनॉमी के अंदर, एग्रीगेट जो है उनकी स्टडी करेगा, ठीक है। ये रही आपकी माइक्रो मैक्रो में थोड़ा सा डिफरेंस। अब आप मेन पॉइंट पे आ जाएंगे, क्लासिकल वर्सेस कीन्स, ठीक है। क्लासिकल वर्सेस कीन्स, जहां की क्लासिकल्स ये बोलते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल सिचुएशन है। वहीं पे कीन्स का मानना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट जैसी चीज नहीं होती, फुल एम्प्लॉयमेंट जो है एक अनरियलिस्टिक अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। यहाँ शुरू में ही मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ शुरू में आप देखेंगे जब मैंने ये लिखा कि that all the laborers who are ready to work will find employment, और इसके नीचे ही मैंने यहाँ पे लिखा फुल एम्प्लॉयमेंट। ये किनका मानना था, क्लासिकल्स का मानना था कि जितने भी लोग चाहते हैं कि वो काम करें, उन्हें वो काम मिले, उसे क्या बोलेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन कीन्स का मानना था कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वहीं पर दूसरी तरफ लेजिस फेयर इकोनॉमी, लेजिस फेयर का इकोनॉमी का मतलब है कि गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है वो क्या हो, इंटरवेंशन जो है वो क्या हो, मिनिमम, मिनिमम हो या ना हो, ठीक है। लेकिन वहीं पे कीन्स का मानना था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने देखा एट द एंड जो इन्वेस्टमेंट वाला एग्रीगेट डिमांड में हमने देखा सी प्लस आई प्लस जी, इसमें जो इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन है, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इंटरवीन करके इन्वेस्टमेंट करे खुद से, तभी जो है डिप्रेशन ठीक हो सकता है। ऑटोमेटिक सेल्फ एडजस्टिंग सिस्टम, अब क्लासिकल्स का मानना था कि जो इकोनॉमी है, ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक तरफ एग्रीगेट डिमांड, एक तरफ एग्रीगेट सप्लाई। तो ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये आपको ई पॉइंट दिख रहा है, ये इकोनॉमी अपने आप जो है वो अटेन करती है, सेल्फ एडजस्टिंग होती है। लेकिन कीन्स का मानना था कि ऐसा नहीं है, कि सेल्फ एडजस्टिंग सिस्टम जो है इकोनॉमी में नहीं होता। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हम पढ़ चुके हैं, और कीन्स का मानना था अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है। मनी को जो क्लासिकल्स हैं वो सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानते थे, लेकिन कीन्स का मानना था कि मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है और स्टोर ऑफ वैल्यू भी है, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे और कुछ चीजें हैं, फीचर्स हैं। क्लासिकल्स लॉन्ग रन की बात करते थे, कीन्स जो था वो सिर्फ शॉर्ट रन की बात करते थे। वेजेस की बात करें तो क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग वेजेस जो है वो फ्लेक्सिबल है, यानी उन्हें चेंज किया जा सकता है,
कीन्स के अकॉर्डिंग वो फिक्स्ड है, प्राइसेस भी फ्लेक्सिबल है, कीन्स के अकॉर्डिंग फिक्स्ड है। एम्प्लॉयमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आउटपुट भी हम पढ़ चुके हैं। आउटपुट में एक चीज जो है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, उससे पहले सेल्फ एडजस्टिंग सिस्टम को जो है वो आप समझे। यहाँ पे हमने सेकंड फीचर जो है पढ़ा, ऑटोमेटिक सेल्फ एडजस्टिंग सिस्टम। क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग क्या था, उनका मानना था कि वेज रेट को अगर हम कट करेंगे, यहाँ पे आपने देखा वेज जो है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग। मतलब वेज रेट्स को हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर हम वेज रेट को कम करेंगे तो वेज कम करने से हमारी रिड्यूस होगी कॉस्ट। मतलब जो एक प्रोड्यूसर है, अगर वो किसी चीज को बना रहा है, उसमें उसका 100 रुपए का खर्चा पहले आ रहा था, अब वेजेस कम होने की वजह से उसे 80 रुपीज में बना पा रहा है, तो उसकी कास्ट रिड्यूस हुई। जब कास्ट रिड्यूस होगी तो प्राइस, जो चीज बनाने का प्राइस है, जो चीज बन रही है उसका प्राइस भी फॉल करेगा। जब उसका चीज का प्राइस फॉल करेगा तो कम प्राइस होने की वजह से, जब किसी चीज का प्राइस फॉल करेगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये पढ़ के आए हैं, लॉ ऑफ डिमांड में। उसकी वजह से इसकी डिमांड जब बढ़ेगी, जब डिमांड किसी प्रोडक्ट की बढ़ेगी तो इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्यों इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा? क्योंकि अब प्रोड्यूसर चाहेगा कि उससे और ज्यादा प्रोड्यूस करे, उस चीज को, जिसकी डिमांड है उस चीज को और ज्यादा प्रोड्यूस करे, जिसके लिए उसे और ज्यादा लेबर चाहिए। तो इससे इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा। जब इससे इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा तो फुल इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन यहाँ पे आएगी, और ये साइकिल जो है ये कंटिन्यू होता चला जाएगा। ऐसा मानना था किसका? क्लासिकल्स का। इसीलिए इसे सेल्फ एडजस्टिंग सिस्टम बोलते थे, जिसको कि कीन्स ने बिल्कुल क्या कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, कि जब आप वेज को कट करते हैं तो इससे एक प्रॉब्लम अराइज होती है कि जो लेबर है उसकी परचेजिंग पावर, उसकी परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाएगी। क्योंकि आप उसको जितना पहले 100 रुपीज वेज दे रहे थे, अब 80 रुपीज वेज दे रहे हैं, तो उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, जिसकी वजह से डायरेक्टली जो डिमांड इंक्रीज होनी चाहिए थी आपकी प्रोडक्ट की, वो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से अगेन आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा नहीं, एम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो ठीक है, इसका अपोजिट जो था वो कीन्स ने कहा। ठीक है, ये एक चीज रही। दूसरी चीज यहाँ पे आप लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, आउटपुट में सप्लाई डिटरमाइन सेज ला। ठीक है, और यहाँ पे एग्रीगेट जो डिमांड है वो उसकी बात होती है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो क्लासिकल्स थे वो सप्लाई साइड की बात ज्यादा करते थे, और कीन्स जो था वो डिमांड साइड की बात ज्यादा करता था। यानी डिमांड साइड इकोनॉमी की बात ज्यादा करते थे, ये सप्लाई साइड की। इसी सप्लाई साइड से एक लॉ जो है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, सेज लॉ ऑफ सप्लाई, कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, इसके ऊपर जो बात करते थे, जिसे कि कीन्स ने अगेन जो है क्रिटिसाइज किया। ठीक है, और अपना जो है इसके रिगार्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बताया, जो कि हम अपकमिंग लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखें कि जो क्लासिकल्स थे इनका मानना था कि जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई होगी वो कैसी होगी, इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगी। लेकिन कीन्स के अकॉर्डिंग किस तरह की होगी, ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगी, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। यानी कि उनका मानना था कि शॉर्ट पीरियड में ये कैसी होगी, इस तरह से होगी, उसके बाद एक टाइम के बाद ये इस तरह से हो जाएगी। बट क्लासिकल के अकॉर्डिंग ये वर्टिकल होगी। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट हम जो है अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी तक सिर्फ मैंने आपको बताया कि कैसे जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एग्जिस्टेंस में आई, कीन्स का उसमें क्या रोल रहा, क्या था ग्रेट डिप्रेशन 1929 का, जिससे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स का जो है वो इमरजेंस हुई, ओरिजिन हुई, और किस तरह से कीन्स ने क्लासिकल्स को जो है वो क्रिटिसाइज किया। तो अपकमिंग लेक्चर्स में जितने भी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात हो, कंजम्पशन की बात हो, नेशनल इनकम बेसिकली हो, इसमें से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। होपफुली ये लेक्चर जो है आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करें, ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अपकमिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू।